यूपी 21 क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे यूपी करंट अफेयर की, जिसमें कि पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास लेकर हम आज आए हैं और चर्चा करते हैं यूपी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों पर। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। ये 2022 की रिपोर्ट है, आई 2023 में है, तो इसलिए इसे शामिल किया गया है। बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाला है गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियम लीग। कहने का मतलब है एमपीएल द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि शीर्ष स्थान, मतलब भारत में जो गेम डाउनलोड किए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो शीर्ष स्थान किस राज्य का है, शीर्ष स्थान किस राज्य का है, तो राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले है तुम्हारा यूपी अपना फर्स्ट पर है, मतलब यूपी फर्स्ट पर है। फिर है तुम्हारा सेकंड पर, तो सेकंड पर है महाराष्ट्र है, या कह सकते हैं, और नंबर 3 पर है राजस्थान, जो राजस्थान है वो नंबर 3 पर है। फिर आता है नंबर 4 पर है तुम्हारा बिहार, जो, और नंबर 5 पर है वेस्ट बंगाल, नंबर 5 पर है वेस्ट बंगाल। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा गेम ऐप्स डाउनलोड किए गए हैं। अगर हम बात करें कि भारत में लगभग कितने अरब गेम डाउनलोड किए गए हैं, तो 15 अरब। कितने अरब? 15 अरब गेम डाउनलोड किए गए हैं टोटल पूरे भारत में। और सबसे ज़्यादा किस राज्य ने डाउनलोड किए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो किए गए हैं वो यूपी में किए गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर राजस्थान में, चौथे नंबर पर बिहार में, और 5वें नंबर पर तुम्हारा कौन सा राज्य रहा है, पश्चिम बंगाल अपना 5वां राज्य रहा है ऑनलाइन गेम डाउनलोड करने में। फिर बात आती है कि भारत में लूडो, डाइस, स्केन एंड लॉट्स, कैरम, फ्रूट्स, हार्ट्स, ब्लॉक, फंस और पोकर, ये जो गेम हैं ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए गए हैं। कहने का मतलब है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 आई 2023 में है, तो ये बताती है कि इंडिया में टोटल कितने गेम डाउनलोड किए गए, तो लगभग 15 अरब गेमिंग डाउनलोड किए गए हैं। और शीर्ष राज्य की अगर बात करें तो अपना यूपी है। और इसे जारी कौन करता है, या इस रिपोर्ट को जारी करने वाली कौन सी संस्था है, तो एमपीएल द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरुआत किया गया है, तो ये तुम्हारा यूपी में शुरुआत की गई है और यूपी सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाना है। जो वंचित वर्ग की लड़कियां हैं, जैसे कि एससी और एसटी, इन वर्गों में जो कह सकते हैं वंचित वर्ग हैं, या इन लड़कियों को क्या करना है, सरकार द्वारा सशक्त बनाना है। फिर आता है कि लगभग कितने 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा का भी इसमें एक पॉइंट बनाया गया है। इसे शुरू कब किया गया था, तो 1 फरवरी 2023 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें कि इसके कितने चरण हैं, तो चरण की बात करते हैं तो ये कितने चरणों में है, 3 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि कस्तूरबा विद्यालय आवासीय बालिका विद्यालयों में क्या कह सकते हैं कि लैंगिक संवेदनशीलता और है तुम्हारा लैंगिक असमानता और चिंता को दूर करने का इसका उद्देश्य रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं रानीज गर्ल्स हॉकी
टर्फ की स्थापना की गई है और ये कहाँ की गई है, तो यूपी के रायबरेली में की गई है। कहाँ पर, यूपी के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम की स्थापना की गई है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अगर हम बात करें इस स्टेडियम का नाम क्या होगा, तो हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये भारत की पहली हॉकी महिला खिलाड़ी हैं। इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी, तो कौन है, तुम्हारे रानी रामपाल हैं। इन्हीं के नाम से रायबरेली में हॉकी स्टेडियम की स्थापना भी की गई है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, G20 का 100वां शिखर सम्मेलन इम्पोर्टेंट है। G20 का 100वां शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि G20 का 100वां शिखर सम्मेलन यूपी के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो वो वाराणसी में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करते हैं 200 सम्मेलन, कुल कितने 200 सम्मेलन इसके आयोजित किए गए थे और भारत के कितने शहरों में, तो 60 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि 100वां शिखर सम्मेलन था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कृषि शिक्षा और अनुसंधान आदि मुद्दों पर चर्चा करना था। अगर हम बात करते हैं कि दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप तैयार किया गया था। हाँ, इसका एक पॉइंट ये भी है कि दुनिया के 20 विकासशील देशों का संगठन है, देशों में वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप तैयार किया गया था। कहाँ, G20 के 100वें शिखर सम्मेलन में। अगर हम बात करते हैं G20 की स्थापना कब की गई थी, तो G20 की स्थापना जो की गई थी वो 1999 में की गई थी। अगर हम इसके सदस्य देश की बात करें तो इसके कितने देश सदस्य हैं, टोटल 21 देश सदस्य हैं। अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इसे 21वां देश इसका सदस्य बना है। अगर हम बात करते हैं कि इसके जो G20 का 100वां जो शिखर सम्मेलन था उसका उद्घाटन किसने किया था, तो डॉक्टर वी के सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन किसने किया था, जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर वी के सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं कि 100वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो थीम की बात करें तो थीम क्या थी, तो थीम थी वसुंधरा कुटुंबकम, वसुंधरा कुटुंबकम, ये इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ICCC सिस्टम की शुरुआत। ICCC सिस्टम की शुरुआत, और ICCC सिस्टम की शुरुआत यूपी के कितने राज्यों में की गई है, तो 10 शहरों में यूपी के 10 शहरों में इसकी शुरुआत की गई है। और कहाँ पर, यूपी के 10 शहरों में। अगर हम बात करते हैं कि ICCC की शुरुआत क्यों की गई और क्या इसका उद्देश्य है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सुरक्षा और ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन करना था। अगर हम बात करें कि इसमें लागत कितनी आएगी, तो इसमें लागत आई है 200 करोड़ रुपया इसकी लागत आई है। अगर हम बात करें कि यूपी के कितने शहरों में, 10 शहरों में, तो सबसे पहले जो 10 शहर हैं, 10 के 10 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आगरा सिटी में इसकी शुरुआत की गई। फिर है तुम्हारा अलीगढ़ में इसकी शुरुआत की गई। फिर नंबर 3 है मुरादाबाद में इसकी शुरुआत की गई। फिर नंबर 4 है
नोएडा में इसकी शुरुआत की गई। नंबर 5 है, तो नंबर 5 कौन सा है? नंबर 5 है झांसी, झांसी में इसकी शुरुआत की गई। नंबर 6 है तुम्हारा प्रयागराज, प्रयागराज में इसकी शुरुआत की गई। और नंबर 7वां तुम्हारा शहर है, तो 7वां शहर है वाराणसी, वाराणसी में इसकी शुरुआत की गई। और 8वां शहर है तुम्हारा, 8वां शहर है लखनऊ, लखनऊ में शुरुआत की गई। और 9वां शहर है बरेली, बरेली में इसकी शुरुआत की गई। और 10वां शहर है तुम्हारा कानपुर, 10वां शहर है कानपुर, कानपुर 10वां शहर है कानपुर। और फिर तुम्हारा है सहारनपुर, कानपुर, हाँ 10 हो गए। और 10 शहरों में इसकी शुरुआत की गई है, ICCC सिस्टम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य। अगर हम बात करें चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो चीनी उत्पादन में अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले है तुम्हारा उत्तर प्रदेश, सबसे पहले है, फर्स्ट पर है तुम्हारा यूपी, और सेकंड पे है तुम्हारा महाराष्ट्र, सेकंड पे कौन सा है? महाराष्ट्र। फिर तीसरे नंबर पर हाँ चलो छोड़ो, दो को ही देखना है, तो सबसे पहले हमारा यूपी है, और यूपी हमारा चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। फिर है तुम्हारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दूसरा स्थान रखता है। अगर हम बात करते हैं कि ये घोषणा किसने की थी, किसने ये बताया था, तो जो अपने मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इसकी घोषणा की थी। अगर हम बात करें कि यूपी में कितनी चीनी उत्पादन की गई है, तो 107.29 लाख टन चीनी यूपी ने उत्पादित की है। अगर हम बात करें यूपी में कुल चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो 157 कुल चीनी मिलों की संख्या यूपी में है। अगला क्वेश्चन है मोटो जीप 2023, मोटो जीप 2023 की अगर बात करें तो ये रेसर बाइक के बारे में है, और ये यूरोप से पहली बार यूपी में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन पहले यूरोप में हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ है जो इस रेस का आयोजन हमारे यूपी में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था CM योगी आदित्यनाथ जी ने। और आयोजन कहाँ? यूपी में किया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज और सबसे पुरानी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता है, रेसिंग प्रतियोगिता है। तो ये प्रतियोगिता है, एक प्रकार की रेसिंग प्रतियोगिता है। और मोटो ई रेस पहली बार यूरोप के बाहर यूपी में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है GI टैग। देखो GI टैग से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, तो हम सिर्फ यूपी का पढ़ रहे हैं। तो देखो यूपी का जो प्रथम है, प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य सबसे पहले तुम्हारा तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में कितने 56 GI टैग अभी तक सरकार GI टैग दे चुकी है। दूसरा राज्य है अपना यूपी, और यूपी में कितने हैं? 48 हैं। और तीसरे राज्य की बात करते हैं तो 46 हैं। तो 46 किसके हैं? कर्नाटक के हैं। अगर हम बात करते हैं तो यूपी की, तो यूपी में अभी तक कितने GI टैग मिल चुके हैं, तो यूपी को 48 GI टैग अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। और हम जो यूपी है वो किसमें प्रथम है, तो हस्तशिल्प में हमने प्रथम स्थान रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी GI टैग दिए गए हैं, अगर वो हस्तशिल्प में गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं? वो यूपी ने हस्तशिल्प में सबसे ज़्यादा जीते हैं। तो हमारा जो स्टेट है वो हस्तशिल्प GI टैग में प्रथम है। अगर हम बात करें GI टैग की, तो प्रथम तो देखो सबसे पहले शिल्प में अगर हम बात करते हैं, तो शिल्पों में सबसे पहले यूपी के किस शहर ने सबसे ज़्यादा GI टैग जीते हैं, तो मैनपुरी ने। किसने जीते हैं? मैनपुरी ने। मतलब शिल्पों में सबसे ज़्यादा जो GI टैग विजेता शहर है वो तुम्हारा है मैनपुरी है। और फिर मोहबा को किसमें है, तो मोहबा ने किसमें जीता है,
तारकाशी। तारकाशी में महोबा ने सबसे ज्यादा जीते हैं। किसने? महोबा ने सबसे ज्यादा जीते हैं। अगर हम बात करते हैं संबल की, तो संबल ने किसमें सबसे ज्यादा जो जीआई टैग जीते हैं? तो हॉर्न क्राफ्ट में जीते हैं। हॉर्न क्राफ्ट में संभल ने सबसे ज्यादा जीआई टैग जीते हैं। तो हमारा, अगर हम इंडिया लेवल की बात करते हैं, तो जीआई टैग जीतने वाला सबसे प्रथम स्थान वाला राज्य है तमिलनाडु, और दूसरे स्थान पर यूपी आता है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है, और हस्तशिल्प में यूपी ने सबसे ज्यादा जीआई टैग जीते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट्स, इसमें क्या है? ये एक प्रकार से जो तुम्हारे है निशुल्क कानूनी सेवा प्राधिकरण, निशुल्क कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत ये कार्य करता है। और इसे कहाँ लागू किया गया है? यूपी सरकार ने लागू किया है। 22 जून 2023 को इसे लागू किया। और कितने वर्ष के लिए लागू किया है? ये 2 वर्ष के लिए लागू किया है। और बात करते हैं कि यूपी के सभी जिलों और मुख्यालयों में इसे विशेष रूप से आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी, तो इसके तहत कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हो गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, और इसका क्या है कि जिलों मुख्यालयों में विशेष रूप से आपराधिक मामलों की सुनवाई करना है। अगर हम बात करते हैं तो आपदाग्रस्त है या जातिग्रस्त है या हिंसा, वर्ग पर आधारित, बाढ़, सूखा, इन सब पर ये आधारित होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है देवेंद्र सिंह चौहान, ये एक नियुक्ति से क्वेश्चन है। तो देवेंद्र सिंह चौहान को किसका निदेशक बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कह सकते हैं, निदेशक बनाया गया है। और यूपीसीए का, किसका? यूपीसीए का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र सिंह चौहान को निदेशक बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं, ये देवेंद्र सिंह चौहान पूर्व में कौन थे? तो यूपी के डीजीपी थे। इन्हें अब यूपीसीए का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो ये एक प्रकार से केंद्र सरकार की, या कह सकते हैं भारत सरकार की योजना है, पर यूपी में इसे शुरू किया गया है। तो देखो, यूपी में इसे शुरू किया गया, और इसका जो अपने यूपी के सीएम हैं आदित्य योगी नाथ ने इसे दोबारा से शुरू किया है। तो पीएम किसान सम्मान निधि, अगर हम बात करते हैं कि यूपी सरकार द्वारा 100% अन्नदाताओं के लिए इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। फिर है तुम्हारा यूपी सरकार द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी सरकार द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत की बात करें, शुरुआत इसकी कब की गई थी? तो शुरुआत इसकी 2019 में की गई थी। कब की गई थी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। और लगभग इसका कह सकते हैं कि कितना इसमें इसका जो भारतीय बजट में कितना घोषित किया गया था, यानी इसका कितनी लागत इसे घोषित की गई थी? तो 20,000 करोड़ रुपया 20,000 करोड़ रुपया
इसे बजट में शामिल किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि यूपी के कहाँ से शुरू किया गया, तो यूपी के गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई है। यूपी के गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो पीएम किसान सम्मान निधि, और ये एक प्रकार से केंद्र सरकार की योजना है, पर यूपी ने विशेष तौर से इसे शुरू किया है 2023 में। और शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2019 में। और 2019 के बजट में कितना घोषित किया गया था? 20,000 करोड़ रुपया। और यूपी में कहाँ से शुरू की गई? तो यूपी में इसे गोरखपुर से शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन टेप वन ट्री अभियान इंपोर्टेंट है। वन टेप वन ट्री अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। और कब की गई थी इसकी शुरुआत? 1 जुलाई 2023 में इसकी शुरुआत की गई है। और राज्य में इसका उद्देश्य क्या होगा कि राज्य में हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। राज्य में हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। फिर है नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। देखो, दो कार्यक्रम दो हैं इसमें, एक तो है नमामि गंगे कार्यक्रम और तुम्हारे हैं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा। दोनों ने इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से मिलकर चलाया है या इसकी शुरुआत की थी। अगर हम बात करते हैं 1 से 7 जुलाई तक 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। किसमें? वन टेप वन ट्री अभियान के तहत कितने? 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था जुलाई के शुरू के सप्ते में। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट हाँ, स्थापित कहाँ किया गया है? तो स्थापित इसे आगरा में किया गया था। और किस लिए किया गया था? क्योंकि स्वादिष्ट भोजन के लिए इसे स्थापित किया गया, क्योंकि यात्रियों के लिए स्वादिष्ट भोजन के लिए इसे स्थापित किया गया और आगरा में इसे स्थापित किया गया है। अगर हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, ये अभी 2 क्वेश्चन पहले ये आया था। तो शुरुआत यूपी में और 22 जून 2023 से छोटे छोटे विवादों के समझौतों के आधार पर निपटाया जाएगा और 2 वर्ष के लिए है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो इसे स्थापित ओबरा में किया गया, सोनभद्र में। कहाँ पे किया गया? ओबरा सोनभद्र में। अगर हम बात करते हैं लागत की, तो कितनी लागत इस प्लांट पे आएगी? तो 1800 करोड़ रुपया है। और किसके सहयोग से? एनटीपीसी के सहयोग से। अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई है। इसकी स्थापना कब की गई? 1975 में। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई। तो सहयोग कौन सा है? सहयोग इसमें कौन रहेगा? यूपी सरकार और एनटीपीसी दोनों के सहयोग से इस प्लांट की स्थापना की गई है। और अगर इसमें बात करते हैं कि कितना मेगावाट है, तो 800 मेगावाट की कितने यूनिट? 2 यूनिट लगाई जाएंगी। अगर हम बात करते हैं साझेदारी की, तो यूपी सरकार कितना पैसा लगा रही है और एनटीपीसी कितना पैसा लगा रही है? तो दोनों 50-50% इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है कि पहली यूनिट 50 माह में शुरू होगी तथा दूसरी यूनिट 56 महीने में शुरू होगी। यानी कि पहली यूनिट को स्थापित करने में 50 माह का समय लगेगा तथा दूसरी यूनिट को स्थापित करने में 56 माह का समय लगेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शक्ति दीदी अभियान इंपोर्टेंट है। शक्ति दीदी अभियान की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? गौतम बुद्ध नगर से की गई है। गौतम बुद्ध नगर से की गई है। और गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर कौन है? लक्ष्मी सिंह हैं। कौन है? लक्ष्मी सिंह। और यूपी की पहली पुलिस महिला कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में भी इसकी शुरुआत की गई। और महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति दीदी के अभियान का काम उद्देश्य क्या होगा कि महिला सुरक्षा को लेकर विशेष तौर से है और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी लाना है। यानी कि महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनमें कमी लाने के लिए यूपी सरकार ने कौन से अभियान की शुरुआत की है? तो शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की है। इसका नेतृत्व किसने किया है?
कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, जो तुम्हारे गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर हैं, और ये यूपी की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मल्टीमीडिया वाटर स्कैनिंग लेजर शो, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन यूपी सरकार ने यूपी में किया है, और कहाँ? जनेश्वर मिश्र पार्क में इसकी शुरुआत की गई है। इसका मतलब झील के पानी पर श्री कृष्ण और रामलीला, श्री कृष्ण और राम की लीला को दिखाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी भी यहाँ पर दिखाई जाएगी। ये तुम्हारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, और इस क्लास में बस इतना ही है। अगली क्लास कल को हम लेकर आएंगे यूपी की विशेष करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।